नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 150 शब्दों में जो है देना होता है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कराएं। रूस में क्रांति किन कारणों की वजह से हुई है, उनके बारे में बताना है। ठीक है। रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण क्या है? जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, पहला कारण है। तो इसमें जो जार निकोलस द्वितीय, जो कि रूस की क्रांति के समय में रूस के सम्राट थे, वो जो देवी शक्ति में विश्वास रखता था, उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। लोगों की वो परवाह नहीं करता था, लोग कैसे जी रहे कैसे नहीं जी रहे। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वो अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। नियुक्ति का आधार योग्यता नहीं थी, यानी योग्यता के आधार पर जो है नियुक्ति नहीं होती थी। अतः यह गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर हो गई। ठीक है, इतना जो है ये आपका जो है पहला कारण है। आगे जो दूसरा कारण जो है, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस की क्रांति के समय किसानों की स्थिति कैसी थी? रूस में के समय रूस के किसानों के खेत बहुत छोटे छोटे थे, यानी कि रूसी क्रांति के समय में जो रूस के खेत थे, रूस के किसानों के जो खेत थे वो बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा वे करों के बोझ से वे दबे हुए थे। यानी कि जो छोटे छोटे खेत थे उनके पास, और पुराने ढंग से यानी कि हल से जो है खेती करते थे, और उनके पास जो है पैसों की कमी थी, पूंजी का अभाव था, और जो कर थे उनसे वह दबे हुए थे, करों के बोझ से जो है दबे हुए थे। और ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई चारा नहीं था। तीसरा कारण जो है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, और परंतु उनकी मजदूरी जो है काफ़ी कम थी। उनसे अधिक काम करना पड़ता था उन लोगों को, मजदूरों को, और उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी पैसा जो होता है वो बहुत कम मिलता था, और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। वो अपनी स्थिति से क्या थे? संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वे कोई अधिकार इनको मजदूरों को नहीं था। अपनी मांगों के समर्थन में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनसे काम अधिक करवाते थे और पैसा जो है कम देते थे। चौथा कारण जो है, औद्योगिकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवाद औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्रण था। मतलब कि रूस औद्योगिकरण की समस्या में क्या था कि ये जो है पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भी अलग था, और कुछ क्षेत्रों में ही महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्र था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, मतलब कि जो है विदेशी पूंजी पर जो है लोगों का, उद्योग के विकास के लिए जो है विदेशी पूंजी पर जो है देश निर्भर हो गया। विदेशी पूंजीपति लोग आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इसके बाद है रूसीकरण की नीति। ठीक है, रूस की क्रांति में जो है के कारण में जो है रूसीकरण की नीति भी आती है। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश है। अलग अलग देश, अलग अलग जाति धर्म के लोग जो है वहाँ पे रहते थे। यहाँ पर मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे, और इसके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन और यहूदी आदि अन्य जाति के लोग भी थे। यह भी भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। परंतु अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। कौन परेशान था? अल्पसंख्यक समूह। जो जार निकोलस ने जो है रूसीकरण नीति जारी की थी, इसके अनुसार जार ने देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। यानी कि सभी लोगों को बोल दे कि हाँ, तुमको जो रूसी भाषा सीखना है, शिक्षा रूसी भाषा में लेनी है, और संस्कृति जो है रूस का ही अपनाना है। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई, और 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध
पोलो ने क्या किया, या विद्रोह किया तो उनका जो निर्दयता पूर्वक जो है क्या कर दिया गया, दमन कर दिया गया। किसने दमन किया, निर्दयता पूर्वक जो है दमन कर दिया गया। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा था। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश जो है और भी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद छठा पॉइंट जो है रूसी क्रांति के कारण का, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ठीक है, रूस ने जो है 2 युद्ध लड़े, क्रीमिया का युद्ध और जापान के साथ युद्ध, जिसमें दोनों में जो है रूस की हार होती है। तो रूस जो 1904-05 में जो है जापान युद्ध में जो है रूस की पराजय हो जाता है। इस पराजय से रूस की महानता का भ्रम टूट जाता है और इस पराजय के कारण 1905 में रूस क्रांति हो गई। रूस क्रांति जो है 1905 में हो गई। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय भी जो है इसका कारण जो है, जार निकोलस द्वितीय के प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त हो गया तो उसकी पत्नी जरीना और गुरु रासपुटिन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। यानी कि जो जार निकोलस जो है वो देख रहा था कि रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में हार रहा है, तो उसने क्या किया, खुद ही सेनापति का कमान जो संभाल लिया और लड़ाई लड़ने के लिए चला गया। और मौका पाते उसकी पत्नी जरीना और जो गुरु थे रासपुतिन, उनको जो षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा जो है और भी गिर गई। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय का, नई आर्थिक नीति क्या है। लेनिन ने 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की और नीति में प्रमुख बातें निम्नलिखित है। क्या क्या जो नई आर्थिक नीति में लाया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर, किसानों से जो है सरकार अनाज लेती थी, लेकिन उनके स्थान पर एक क्या कर दिया, निश्चित कर लगाया गया और बचा हुआ अनाज किसान का था जो, और वह इसका मन चाहो इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा निर्णय क्या लिया गया कि 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। ठीक है, 20 से कम कर्मचारी होंगे तो वो व्यक्तिगत रूप से जो उद्योग को चला सकते हैं, और 20 से अधिक कर्मचारी होंगे तो वो सरकार के अनुसार जो है, सरकार जो अधिकार लागू करेगी मजदूरों के खिलाफ, उनके अनुसार जो है उद्योगपतियों को चलना पड़ेगा। अगला पॉइंट है, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों में काफ़ी छूट दी गई। उद्योगों का क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया और काफ़ी चीज़ों में जो इनको छूट दी गई। अगला चौथा पॉइंट है, विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। विदेशी पूंजी को सीमित तौर पर जो है आमंत्रित किया गया। पांचवा पॉइंट है, विभिन्न स्तरों में बैंक खोले गए, अलग अलग जगहों पर बैंक खोले गए। और छठा पॉइंट जो है, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा राजकीय एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो हमारा जो दूसरा प्रश्न नई आर्थिक नीति का जो है 6 हमने पॉइंट पढ़ लिए, क्या क्या निर्णय लिया गया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, रूसी क्रांति के प्रभाव की चर्चा करें। रूसी क्रांति के प्रभाव निम्नलिखित है। ठीक है, तो रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ उसके बारे में हम जो है जानेंगे। तो इस क्रांति के बाद जो है श्रमिक अथवा सर्वहारा पक्ष की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। सर्वहारा मतलब कि श्रमिक लोगों की और गरीब मजदूर जो है उनकी सत्ता जो है स्थापित हो गई, तथा इसके अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, इस क्रांति के कारण विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 भागों में या 2 खेमों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा, साम्यवादी विश्व और पूंजीवादी विश्व में जो है विभाजित हो गया। और इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, बट गया। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में जो है बट गया। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और आगामी 4 दशकों तक, कितने दशकों तक, आगामी 4 दशकों तक जो है दोनों खेमों में हथियार बनाने की होड़ जो है चलती रही। किसके बीच, रूस और यूरोप के बीच, रूस और अमेरिका के बीच, जो पूंजीवादी जो देश थे जिसमें अमेरिका आता है, उनके बीच जो है युद्ध, हथियार बनाने की होड़ जो है चलती रही। इसका चौथा पॉइंट जो है, इस क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन मॉडल बनाया गया और आगे चलकर पूंजीवादी देशों ने भी इसे जो है अपना लिया, नवीन मॉडल। इसके बाद अगला पॉइंट जो है 5वां,
इस क्रांति की सफलता ने एशिया और यूरोप में उपनिवेश मुक्त को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, उपनिवेश को मुक्ति का भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। ऑस्ट्रिया एशिया और अफ्रीका में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उनको वैचारिक समर्थन जो है प्रदान करता है कौन? रूस, क्रांति के बाद। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो क्या है इसमें, कार्ल मार्क्स जो है कब पैदा हुआ, इसके पिता का नाम क्या है, इसने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, किससे शादी की, इन सब के बारे में जो है कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, इन सब के बारे में जो है इसमें हम पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ। ठीक है, कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स थे, जो कि क्या थे? प्रसिद्ध वकील थे। और कार्ल मार्क्स बोन विश्वविद्यालय और बर्लिन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की। और कार्ल मार्क्स के ने हेगल के विचारों से क्या थे? प्रभावित थे। हेगल के विचार जो है कार्ल मार्क्स को बहुत प्रभावित किए थे। इन्होंने बोन की विधि की शिक्षा कहाँ से ली? बोन विश्वविद्यालय से ली। और 1843 में कार्ल मार्क्स ने क्या किया कि अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। और 1844 में जो है इनकी मित्रता एंगल्स से हुई और दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। और कार्ल मार्क्स आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को ही आधुनिक समाजवाद का क्या है? जनक कहा जाता है। कार्ल, ठीक है, आधुनिक समाजवाद का जो है जनक कहा जाता है। इतना हो गया, एंगल्स का जो है मित्रता हो गई। ठीक है, इसके बाद कार्ल मार्क्स को जो है आधुनिक समाजवाद का जो है जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी पुस्तक की रचना की? दास कैपिटल नामक पुस्तक की जो है रचना की। 1848 में क्या किया? साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। आज जो इसने दास कैपिटल जो 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादी क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। 3-4 प्रश्न इसमें बन गए। ठीक है, पहला, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ, और एंगल्स के साथ इसकी मित्रता कब हुई, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, और कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी। यह सब जो प्रश्न जो आपको 1 नंबर में जो है आते हैं। ठीक है, इनको जो आप लोगों ने क्या करना है? पढ़ लेना है। इसके बाद जो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा सिद्धांत क्या है? मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत जो है राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ठीक है, इसके आगे 5वां प्रश्न जो है यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। तो यूटोपियन समाजवाद में 4 विचारक थे, सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन। तो इसमें जो प्रथम यूटोपियन समाजवादी फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें और समाज को निर्धन वर्गों के भौतिक तथा नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। समाज को निर्धन वर्ग के लिए भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को कार्य के अनुसार आगे, यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। ये जो है सेंट साइमन, इसका कहना था कि समाज वर्ग को इस तरह से संगठित किया जाए कि लोग एक दूसरे के शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। इसके बाद जो है दूसरा फ्रांस विचारक जो है चार्ल्स फॉरियर है। यह आधुनिक औद्योगिक विवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर तथा कस्बों में काम करना चाहिए और उनसे किसानों के लिए जो उसने एक फ्लांगस बनाने की योजना रखी, परंतु यह योजना जो है विफल हो गई। इसका मानना क्या था कि श्रमिकों को छोटे नगर और कस्बों में जो है काम करना चाहिए, किसानों को जो है फ्लांगस योजना बनाने की जो है मांग रखी इसने, लेकिन यह योजना जो विफल हो गई। ठीक है, इसके आगे जो विचारक आता है लुई ब्ला। यह एकमात्र चिंतक थे या विचारक थे जिन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। उसके सुधार के कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उनका मानना था कि आर्थिक सुधार को प्रभावकारी बनाने के लिए
पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ठीक है, ये किनका कहना था? लुई ब्लाक का जो है कहना था। ये एक राजनीतिज्ञ थे। इसका चौथे विचारक जो है रॉबर्ट ओवन। ठीक है, यह क्या है? ब्रिटिश उद्योगपति थे, उद्योगपति था। उसने स्कॉटलैंड के न्यू न्यूनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिक को अच्छा वेतनिक सुविधाएं प्रदान की और फिर से उसने ऐसा महसूस किया, किसने? रॉबर्ट ओवन ने ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने की बजाय और भी बढ़ गया। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी कि इसने क्या किया? एक फैक्ट्री की स्थापना की जहाँ पे जो इसने मजदूरों को अच्छा वेतन दिया, अच्छी सुविधा दी, रहने की सुविधा दी, खेलने हॉस्पिटल की सुविधा दी, इस सब की सुविधा दिया इसने, जिसके कारण इसको महसूस हुआ कि जो मुनाफा जो है कम होने की वजह जो है और बढ़ रहा है। तो इसने सोचा कि एक संतुष्ट श्रमिक ही क्या है? वास्तविक श्रमिक है। ठीक है, तो इतना जो है हमारा जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, और नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।